खबर के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 11 उम्मीदवारों के नामों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। बता दें, रामनगर सीट से हरीश रावत कैंडिडेट बनाए गए हैं और वहीं देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ ही डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं ज्वालापुर से बरखा रानी को पार्टी ने टिकट दिया है। वीरेंद्र जाति जबरेड़ा से कांग्रेस के कैंडिडेट बने हैं और वहीं खानपुर से सुभाष चौधरी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वही अंतरिक्ष सैनी को कांग्रेस ने लक्सर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और लालकुआं से बात करें तो संध्या डालाकोटी पर पार्टी ने भरोसा जताया है और टिकट दिया है। वहीं कालाढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल को कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। और लैंसडाउन की बात करें तो हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति है और कई उम्मीदवार उतारे। 11 उम्मीदवारों के यहाँ पे घोषणा की गई है, जहां कालाढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल को कांग्रेस ने टिकट दिया और अपना कैंडिडेट इस दौरान घोषित किया है। उम्मीदवार और कई उम्मीदवार इस दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है उत्तराखंड में और कई प्रत्याशियों का नाम इस दौरान देखने को मिला है। जहां रामनगर सीट से हरीश रावत कैंडिडेट के रूप में उन्हें घोषित किया गया है और देहरादून कैंट की बात करें तो सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। जहां डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और ऋषिकेश की बात करें तो जयेंद्र रमोला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है प्रत्याशी के तौर पर। ज्वालापुर से बरखा रानी को पार्टी ने टिकट दिया है। जहां वीरेंद्र जाति झबरेड़ा से कांग्रेस ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है और खानपुर से सुभाष चौधरी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और अंतरिक्ष सैनी को कांग्रेस ने लक्सर से टिकट दिया है और उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में दूसरी लिस्ट का इंतजार काफी समय से हो रहा था, जो कि कांग्रेस ने अभी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और तमाम कैंडिडेट्स इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि रामनगर सीट से हरीश रावत को इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, तो वहीं देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात करें ज्वालापुर की, तो यहां से बरखा रानी को पार्टी ने टिकट दिया है और वीरेंद्र जाति झबरेड़ा से कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं अंतरिक्ष सैनी को कांग्रेस ने लक्सर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर बात करें लालकुआ की, तो यहां से संध्या डालाकोटी को पार्टी ने भरोसा जताया है और टिकट दिया है। कालाढूंगी से डॉक्टर महेंद्र पाल को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, तो वहीं लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां अब उत्तराखंड में तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जो दूसरी लिस्ट है इसका इंतजार काफी समय से हो रहा था और इस इंतजार पर अभी कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ज्वालापुर से बरखा रानी को पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो वीरेंद्र जाति झबरेड़ा से कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है और वहीं खानपुर से सुभाष चौधरी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अंतरिक्ष सैनी को कांग्रेस ने लक्सर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं ऋषिकेश की अगर बात करें तो जयेंद्र रमोला को कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है और ज्वालापुर से बरखा रानी को पार्टी ने टिकट दिया है। और बात करें यहाँ पर झबरेड़ा से, तो यहां वीरेंद्र को उतारा गया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। और जिस तरीके से दूसरी लिस्ट का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, आज कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। क्या है पूरी डिटेल सर? देखिए, ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा आज और इसमें 11 नामों को शामिल किया गया है। 11 नामों पर हम यदि बात करें तो देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले भी पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया था, मगर ये चुनाव हार गए थे। डोईवाला की हम बात करें तो मोहित उनियाल युवा प्रत्याशी को पार्टी ने मौका दिया है जी। और निश्चित तौर पर युवा प्रत्याशी के तौर पर
पार्टी ने यहाँ पर नौजवान को टिकट दिया है। इसके साथ ही ऋषिकेश में भी जैन सिंह रमोला को टिकट दिया गया है। ये भी युवा प्रत्याशी हैं। ज्वालापुर की हम बात करें तो बरखा रानी को इससे पहले भी टिकट दिया गया था, एक बार फिर उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। जबरेड़ा से वीरेंद्र कुमार जत्ती को टिकट दिया गया है, ये भी नए उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही खानपुर से सुभाष चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बीएसपी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ चुके हैं और खानपुर का मुकाबला जो है इस समय दिलचस्प होगा। अंतरिक्ष सैनी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले लोकसभा का बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं और इनको पार्टी ने लक्सर से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की पुत्र वधु अनुकृति गोसाई को टिकट दिया गया है और वहीं से वो टिकट मांग रहे थे तो इनको वहीं से उम्मीदवार बनाया गया है। लाल कुआं से श्रीमती संध्या डालाकोटी को बनाया गया है तो वहीं काला डूंगे से महेंद्र पाल सिंह को बनाया गया है और रामनगर से हरीश रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने लगभग जो सभी सीटें ऐसी मानी जा रही थी उन पर जो है अपनी उम्मीदवारी के नाम का ऐलान कर दिया है और रामनगर से हरीश रावत को टिकट दिया गया है। हालांकि काफी समय से वहां पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत जो है तैयारी कर रहे थे और वो इस सीट को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था, मगर पार्टी ने हरीश रावत पर ज्यादा भरोसा जताया और उनको रामनगर से अपना प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र पाल सिंह जैसे काला डूंगी में हम देख रहे हैं, ये भी पार्टी के बड़े नेता हैं और इनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस से कुल 11 लोगों को प्रत्याशी दूसरी लिस्ट में घोषित किया गया। अब 6 पर नाम का ऐलान होना बाकी है। जी सर, रामनगर सीट से हरीश रावत को इस बार कैंडिडेट बनाया गया है। क्या लगता है कि वहां की जनता इस बार हरीश रावत पर अपना भरोसा जताएगी? देखिए, अभी हरीश रावत पर जैसे मैंने बताया कि पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत चुनावी तैयारी वहां से कर रहे थे और ऐसे में हरीश रावत को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में पार्टी के सामने अब रणजीत रावत को जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट करना होगा। जी। और क्योंकि वो लगातार वहां पर जो है तैयारी कर रहे थे, पिछले दिनों ये लगातार खबरें भी आ रही थी कि यदि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं या पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो ऐसी भी खबरें थी कि वो शायद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर वहां संकट होगा। तो ऐसे में पार्टी को जो है उनको मनाना होगा और अभी सल्ट विधानसभा खाली है क्योंकि वो एक बार सल्ट से विधायक रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी उनको सल्ट से टिकट दे दे। तो अभी सल्ट विधानसभा को खाली रखा गया है, देखना होगा कि उनको किस तरह से पार्टी मनाकर सल्ट से उम्मीदवार बनाती है। जी शाहीन चौधरी जी, ज्वालापुर से बरखा रानी को पार्टी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में उत्तराखंड में इतनी कम महिलाओं को क्यों साधा जा रहा है? इतनी कम महिलाओं को क्यों टिकट दिया गया है? देखिए, अभी तक 3 महिलाओं को टिकट दिया गया था और जो हम ये लिस्ट देख रहे हैं इसमें 3 और महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 6 महिला 70 विधानसभा सीटों में हुई है। तो शुरुआती दौर में जो लिस्ट आई थी। जी सर, और यहाँ पर लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। क्या लगता है आपको, बीजेपी यहाँ पर वंशवाद का आरोप लगाएगी कांग्रेस पर? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में इस तरह की बातें जो है सामने आती रही हैं। और इससे पहले यदि हम बात करें तो कांग्रेस से भाजपा में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। इससे पहले भी मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी मधु चौहान को भी टिकट दिया था। जी है, मगर राजनीतिक दल अपने तरीके से अपने हिसाब से जिताऊ प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाते हैं। जी इसके साथ ही हरीश रावत पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं नर्तक हूं, उस्ताद कहेंगे तो मैं नाचूंगा। और आज जो उनका नाम लिस्ट में शामिल हो गया है, क्या लगता है जो कांग्रेस के बीच अंतर्कलह चल रही है वो अब कम हो जाएगी इस बार चुनाव में? देखिए, जो पहली लिस्ट आई थी तो पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं था। हो सकता है कि क्योंकि रामनगर में ये पेच फंसा हुआ था और जैसे मैंने पहले बताया कि पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत लगातार वहां से तैयारी कर रहे थे और वो भी टिकट मांग रहे थे। हरीश रावत भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सीट जो है कांग्रेस के लिहाज से काफी सेफ सीट जो है
पार्टी जी के सर। नेता समझते हैं। तो हो सकता है हरीश रावत भी यहाँ से अपने आप को सेफ समझ रहे हो, चुनाव लड़ना चाहते हो। तो शुरुआती दौर में सीट पर मतभेद जरूर थे। अब कहीं ना कहीं पार्टी ने हरीश रावत पर ज्यादा भरोसा और उम्मीद जताई है, तो उन्हीं को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। जी शाहीन चौधरी जी, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे और इसी खबर पे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे हमारे फोन लाइन पे। नवीन फुलारा जी हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हुए हैं और नवीन जी आपसे सीधा रुख करना चाहेंगे। 11 उम्मीदवारों का यहाँ पे कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और इसमें भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में सबसे कम महिला उम्मीदवार को उतारा है। बिल्कुल, इस लिस्ट में भी एक महिला के नाम जो है सामने आ रहा है। अनुभूति गुसाई को लैंसडाउन से कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछले ही दिनों अनुभूति गुसाई हरक सिंह रावत के साथ उन्होंने कांग्रेस में एंट्री की थी। उसके बाद ही अटकलों का दौर काफी तेज हो गया था कि लैंसडाउन से अनुभूति गुसाई को टिकट दिया जाएगा और उस पे आज मोहर भी लग गई है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, रामनगर से हरीश रावत को मैदान में उतारा जा रहा है। वहां से रणजीत रावत भी लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन हरीश रावत का पलड़ा भारी रहा और हाईकमान ने हरीश रावत पर भरोसा जताया है। अब सल्ट विधानसभा की एक ऐसी सीट है जहां पे पेच फंस रहा है। वहां पे अब रणजीत सिंह कर रहे हैं क्योंकि वो वहां से पहले विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही सल्ट उपचुनाव में मैदान में उतरी गंगा पंचकुल टिकट की दावेदारी कर रही है। इसके साथ ही कोटद्वार की जो सीट है वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। वहां पे भी कैंडिडेट कुल मिलाकर बाकी की लिस्ट आनी है, जो तीसरी लिस्ट आएगी उसको लेकर भी देखना होगा, क्योंकि जिस जारी होने के बाद कांग्रेस में घमासान तेज हो गया था। कई लोग चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में जो ये सेकंड लिस्ट आई है उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो लगातार सामने रही है, इसलिए उस कलह को कितनी ताकत मिलेगी और कांग्रेस का संगठन कितना इस कलह को रोक पाने में कामयाब होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नवीन जी, रामनगर सीट से हरीश रावत को इस बार कैंडिडेट बनाया गया है। क्या हरीश रावत के लिए सेफ सीट चुनकर उन्हें इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है? हरीश रावत पहले से ही रामनगर सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पेच यही फंसा था क्योंकि रणजीत रावत भी वहां से एक प्रबल दावेदार थे। लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस के एक गुट ने हरीश रावत को वहां से आगे किया है और अपनी बात उन्होंने हाईकमान तक पहुंचाई थी। शायद उस बात के बाद अब हरीश रावत को हाईकमान ने रामनगर से चुनाव लड़ाने का मन उन्होंने बना लिया। हरीश रावत पहले ही साफ कर चुके थे कि हाईकमान जहां से उनको टिकट देगा वो चुनावी मैदान में ओंकार भरेंगे, क्योंकि हरीश रावत के संरक्षण में ही पूरा चुनावी वो अध्यक्ष भी हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से गुटबाजी को हवा बार बार मिलती आई है, उस गुटबाजी को साधने के लिए भी हरीश रावत पूरी मेहनत पूरी कसरत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जो सेकंड लिस्ट आई है इसके जो कल का दिन होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि जो 11 सीटों पर अभी नाम सामने आए हैं उन सीटों पर जो दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस से, क्या वो अब बगावत का बिगुल फूंकने सबसे अहम है, क्योंकि अनुभूति गुसाई कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी अनदेखी का आरोप कांग्रेस हाईकमान पे लगाते आ रहे हैं। यानी कि कल का दिन बेहद दिलचस्प होने वाला है कांग्रेस के लिहाज से। जी वही नवीन जी, लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पे उतारा है। बिल्कुल, इनके सामने मैदान में है। पूर्व के वो जो है विधायक चुके हैं और उनका दबदबा उस क्षेत्र में माना जाता है। ऐसे में अनुकृति गुसाई के सामने आने के बाद कितने सियासी समीकरण लैंसडाउन की सीट पर बदलते हैं और कितना कुछ नुकसान या फायदा यहाँ कांग्रेस को होगा, ये तो आने वाली बात है। लेकिन दिलीप सिंह रावत बहुत बड़ी चुनौती है। संदीप, इसके साथ ही कुछ दिन पहले ये खबरें आ रही थी जब पहली लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, तो उस समय हरीश रावत का ये कहना था कि उनका नाम पार्टी ने शामिल नहीं किया है और मैं नर्तक हूं उस्ताद, जहां कहेंगे मैं वहां नाचूंगा। तो क्या वो नाराज थे और अब जब दूसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है तो उनकी नाराजगी अब दूर हो गई है? हरीश रावत बार बार अपनी जो बातें हैं वो फेसबुक के जरिए साझा करते रहते हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, जिसके बाद सियासी हलचल उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली तक हो गई थी। और जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है
लगाई कि शायद हरीश रावत का जो गुट है वो उतने सीट अपने समर्थकों को दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है जितना वो चाह रहा है। ऐसी खबरें भी बार बार उड़ती रही। दूसरी ओर हरीश रावत जब भी मीडिया के सामने आते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान का जैसा फैसला होगा उनको वो मंजूर रहेगा। कई बार उनसे जब पूछा जाता है ये सवाल कि क्या हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा है, तो उस बात को भी वो दरकिनार कर देते हैं और कहते हैं नहीं, ये हाईकमान ने तय करना है। जब रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी उसके बाद कांग्रेस अगर जीतती है तो वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे और हाईकमान उस पर फैसला लेगा। जी, शाहीन चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाहीन जी, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की दावेदारी, कांग्रेस कहती है कि 40% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन 2 लिस्ट उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी कर दी और महिलाओं की संख्या यहाँ पर बेहद कम है। देखिए, अभी तक के जो चुनाव हुए हैं और यदि महिला प्रत्याशियों की हम बात करें तो इस बार की लिस्ट में 6 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित तौर पर संख्या तो जरूर बढ़ी है, मगर हाँ, जो 40% की बात कही जा रही है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी द्वारा दिया गया है, उस लिहाज से 70 सीटों वाली विधानसभा में 6 प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया जाना निश्चित तौर पर ये कम आंकड़ा जरूर लगता है। मगर हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इससे पहले 6 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है और ये पहली बार ऐसा सूची हम देख रहे हैं कि जिसमें 6 महिला उम्मीदवारों को अभी तक चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने भी 6 सीटों के नाम का ऐलान नहीं किया है। हो सकता है कि आने वाली सीटों में भी 2 महिला प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो। जी, शाहीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े रहने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उधम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे जो भरोसा जताया है वो भरोसा उत्तराखंड में जताती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि आज कांग्रेस की जिस तरह से दूसरी सूची जारी हुई है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात इसमें देखने को ये मिल रही है कि 11 सीटें वो क्लियर की हैं अभी कांग्रेस ने, जिसमें से महिलाओं का भी है। और अभी जिस तरह से अभी शाहीन चौधरी सर बता रहे थे कि 6 महिलाओं को अभी तक की जो सीटें डिक्लेयर की गई हैं उसमें उनको रखा गया है। तो हालांकि ये आंकड़े उन नारों से काफी कम दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुमाऊं मंडल में 3 सीटों पर आज डिक्लेयर हुआ है, लालकुआं, कालाडूंगी और रामनगर। लालकुआं में संध्या डालाकोटी को टिकट दिया गया है जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी थी, और इसमें लालकुआं में इसके पहले श्रम मंत्री दुर्गापाल थे, तो हरिचंद दुर्गापाल का टिकट काटा गया है। शायद एक एज फैक्टर भी हो सकता है, और दूसरा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के हिसाब से भी ये कांग्रेस ने काम किया है। कालाडूंगी में महेंद्र पाल सिंह जो पूर्व सांसद थे उन पर दांव लगाया गया, और रामनगर में हरीश रावत पर दांव लगाया है। बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि हरीश रावत रामनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर के सामने आए हैं, तो वहीं रणजीत रावत लगातार कांग्रेस से तैयारी करने में जुटे थे। आज फेसबुक पर मैं देख रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी भी, जैसे जैसे टिकट फाइनल हो रहे हैं उसी तरह से कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा विषय है कि बहुत सारी सीटें जो ऐसी थी, बहुत सारी ऐसी जो सीटें थी जिन पर पहले से डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था, आखिर उन पर आगे क्या स्थिति बनेगी वहां पर। इसके साथ ही संदीप जी, देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, अपना लिस्ट में उनका नाम भी शामिल किया गया है। क्या लगता है इस बार वो देहरादून की कैंट सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं? देखिए, सूर्यकांत धस्माना काफी पुराना फेस रहे हैं कांग्रेस का, और सूर्यकांत धस्माना लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, लेकिन जन सामान्य में भी उनकी गतिविधियां काफी ठीक ठाक रही हैं। तो ऐसे में देहरादून कैंट की जो सीट है, सूर्यकांत धस्माना एक ऐसा नाम है वहां के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं हुआ कांग्रेसियों के लिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी सीट, अब वहां के जो पहले के जो उम्मीदवार थे या जो पहले वाली चीजें थी, अब वो उनको किस तरह से देखते हैं। तो बहुत सारी सीटों पर अभी जो भी बगावती तेवर होने जा रहे हैं या बहुत सारी चीजें जो क्लियर अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं इन चीजों को, लेकिन आगे आने वाला समय ये तय करेगा कि कितनी सामान्य स्थितियां कांग्रेस के लिए बन पाए। जी, नवीन फुलारा जी भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन जी, तीसरी लिस्ट अभी कांग्रेस की नहीं सामने आई है, क्या हरक सिंह रावत का नाम उसमें शामिल हो सकता है? कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कोटद्वार से वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं, और उसी उलझन में कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट आनी हुई है
हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही तीसरी लिस्ट को भी फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन इस सीट में भी कई पेच अभी लगातार फंसे हुए हैं। जैसे रामनगर की सीट का जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार जी ने किया। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि रणजीत रावत निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आए। तो ये बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से हो जाती है, क्योंकि रणजीत रावत का भी अपना एक दबदबा रहा है, अपना एक रसूख रहा है। सल्ट की सीट से वो विधायक भी रह चुके हैं और हो सकता है कि हाईकमान उनको सल्ट की सीट से टिकट दे दे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल का जो दिन है वो कल वाला दिन कई तस्वीर उत्तराखंड कांग्रेस के सामने रख सकता है। सूर्यकांत धस्माना को देहरादून कैंट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सविता कपूर जो है बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। सविता कपूर दिवंगत हरबंश कपूर की धर्मपत्नी है। हरबंश कपूर कई सीट पर बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जो कैंट की विधानसभा सीट है वहां बीजेपी का दबदबा कायम रहता है या इस बार कांग्रेस बाजी मार देती है। इसी के साथ ही कई और ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी जो बेहद रोमांचक हो सकता है। लैंसडाउन की सीट है, अनुकृति गुसाई को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से दिलीप रावत जो वहां से सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी ने टिकट दिया है। अब कितना वहां का सियासी समीकरण अनुकृति के पक्ष में बनता है या दिलीप के रावत जी के पक्ष में बनता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। डालाकोटी पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है, उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। नवीन फुलारा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। लाल कुआं से संध्या डालाकोटी पर पार्टी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। लाल कुआं की सीट पर भी ये महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने, अब का समय का क्या होता है। संदीप कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संदीप जी, कुमाऊं की राजनीति से आप बेहद वाकिफ हैं। कुमाऊं की राजनीति इस लिस्ट क्या बदल सकती है? संदीप जी काफी पुरानी नेत्री रही हैं और उनके पति किरण डालाकोटी भी कांग्रेस के काफी पुराने सेवक रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जब लाल कुआं से दावेदारी वो लगातार करते नजर आ रहे थे और ऐसे में उनका टिकट फाइनल होना ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस में पुराने जो कार्यकर्ता थे उनकी भी पूछ कहीं ना कहीं अभी तक बरकरार है। दूसरा, श्रम मंत्री जो पूर्व के थे हरिचंद दुर्गापाल, वो एक तो मुझे लगता है नवीन जी की एज फैक्टर की वजह से संभवतः उन्हें टिकट नहीं मिला है, क्योंकि वो तैयारी पूरी तरह से पुख्ता करने में लगे हुए थे। लेकिन संध्या डालाकोटी भी वहां से दावेदारी कर रही थी और आज जिस तरीके से उनका नाम इस सूची में आया है तो निश्चित तौर पर युवा चेहरों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए एक काफी बड़े उत्साह की बात होगी उस क्षेत्र के लिए कि संध्या डालाकोटी का वहां पर टिकट फाइनल हुआ। कालाडूंगी में काफी अरसे से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत लगातार वहां से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने महेंद्र पाल सिंह जो कि पूर्व सांसद थे उन पर दांव खेला है। अब हालांकि महेंद्र पाल सिंह चूंकि लोकप्रिय तो थे ही, पहाड़ के बेस भूसा में पले बढ़े थे और कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्ञान उनको काफी बेहतर तरीके से उनके साथ में माना जाता है। तो महेंद्र पाल सिंह इस सीट को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, कांग्रेस के लिए वहां पर कितनी आसान राह बना पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कुमाऊं में सबसे ज्यादा दिलचस्प अगर कोई सीट होने वाली है तो वो रामनगर है, जहां से हरीश रावत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि साल 2017 में आपको याद होगा नवीन जी, हरीश रावत जी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से उन्हें मात खानी पड़ी थी। कुमाऊं मंडल में वो किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और क्योंकि वहां पे भी दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी थी, 11 दावेदार थे और संभवतः शायद एक बड़ा कारण यही था कि वहां से किच्छा विधायक राजेश शुक्ला को जीत मिल गई थी उन्हीं की वजह से। तो एक बड़ी कारण अब रामनगर में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि हरीश रावत वहां से कांग्रेस की तरफ से फाइनल किए गए, जबकि रणजीत रावत पिछले कई साल से लगातार वहां पर अपना त्याग और तपस्या करने में लगे हुए थे। तो ऐसे में इनके बीच तालमेल कैसे बनेगा? कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं रणजीत रावत, तो अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा किसे होगा ये आमतौर पर सभी को पता चल जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और कुमाऊं मंडल की रामनगर की सीट वो काफी हॉट सीट मानी जाएगी। संदीप जी, जिस प्रकार से पहली लिस्ट जब आई उसके बाद बगावती तेवर कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़े, सितारगंज में भी वो बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। तो क्या जो ये दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद भी जो कांग्रेस की बगावत है वो आगे बढ़ने वाली है? बिल्कुल, आपने सितारगंज का जिक्र किया। बहुत ही बड़ी बात है ये कि सितारगंज में जब नवतेज पाल का परसों टिकट हुआ
वहां से जब वो वापस आए लौट करके तो वो अपने उन लोगों को मनाने में जुटे हुए थे। और नवतेज पाल ने अपने एक बयान में कहा कि जितने लोग प्रत्याशिता कर रहे थे वो सभी के सभी लोग मिलकर के कांग्रेस को जिताएंगे वहां से। लेकिन एक दिन बीता और आज जो पूर्व विधायक नारायण पाल थे उनके बगावती तेवर पूरी दुनिया ने देखे। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने उनको देखा। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी उपेक्षा की है। तो निश्चित तौर पर बगावती तेवरों का जो ये सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, आप भारतीय जनता, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में भी किच्छा विधानसभा में अजय तिवारी लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे। तो राजेश शुक्ला जी की सिटिंग कैंडिडेट उनको उन्होंने टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर भी स्थितियां। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब तक ये सारी चीजें स्थायित्व में ना पहुंच जाएं, जब तक नॉमिनेशन ना हो जाए, उस समय तक, नामांकन तक ये सारी चीजें लगातार जारी रहेंगी। क्योंकि राजनीति है, रण है, और ये रण इसी का एक बड़ा हिस्सा है। और मुझे ये उम्मीद है कि इसी रण के बीच में उतार चढ़ाव करते करते चुनाव संपन्न होंगे। नवीन जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। उधम सिंह नगर से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। तमाम जानकारी उन्होंने दूसरी लिस्ट के जरिए हमारे साथ साझा की है। नवीन फुराला जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। नवीन जी, जिस तरीके से 2 लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वही 5 साल से कई नेता हैं जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनमें अब असंतोष देखने को मिल रहा है क्योंकि लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। क्या कुछ असर पड़ सकता है कांग्रेस के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, पहली लिस्ट के बाद भी तस्वीरें सामने यही आए कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं जो अपनी सीट पर कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ। पे विरोध के सुर बहुत तेज है। गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, अब उन्होंने एक गठजोड़ बनाकर अपना नेता भी खड़ा कर दिया है और लिए चुनाव में वो उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही होता रहा और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ती रही और निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे तो कहीं तो वो नेता कांग्रेस की ही वोट काटेंगे और जिससे बीजेपी को बढ़त मिलना तय है। दूसरी ओर जो कांग्रेस दावा कर रही है कि सत्ता परिवर्तन होना है और सत्ता परिवर्तन का मन जनता ने बनाया है, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनने के बाद कहीं ना कहीं चलता है कैंडिडेटों की फौज इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 70 के 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही है। अगर इस बार का जो चुनाव होना है वो बेहद दिलचस्प होना है और जनता के सामने भी कई अब ऑप्शन है इस बार, क्योंकि पिछले जो चुनाव होते रहे हैं उत्तराखंड की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इस बार की सियासत में कई पहलू हैं, कई ध्रुवीकरण की राजनीति है और इस राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन होगा वो भी देखना होगा। नवीन जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करती है वंशवाद और परिवारवाद को लेकर, ऐसे में हरक सिंह रावत की बहू को इस बार लैंसडाउन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है चुनाव में और बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस पर हमला करती नजर आएगी? बिल्कुल, हरक सिंह रावत को क्योंकि कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट की तर्ज पर अपने टिकट को बांटा है। हालांकि बाजपुर से यशपाल आर्या और नैनीताल से संजीव आर्या ये दोनों पिता और पुत्र हैं और दोनों को नियमों को दरकिनार करते हुए दोनों को टिकट दिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या हरक सिंह रावत जिस प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, क्या उस प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे वो कोटद्वार की सीट पर अपना टिकट फाइनल करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। कांग्रेस उन पर फिर से वो भरोसा जता पाती है या नहीं जता पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नवीन फुलारा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। तमाम जानकारी उन्होंने साझा की है। उत्तराखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी गई है, जिस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि रामनगर सीट से हरीश रावत को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी कर दी है, लेकिन दोनों लिस्ट में महिलाओं की संख्या कम देखी गई है।